नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम आदेश पर बात कर रहे हैं। ये 21 जनवरी 2025 का आदेश है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में। जी। ये मामला गिरफ्तारी और जमानत से जुड़े जो नियम है ना, उनके पालन को लेकर है और हम सीधे कोर्ट के आदेश पर ही बात करेंगे। बिल्कुल। तो देखेंगे कि कोर्ट की मुख्य चिंताएं क्या थीं और उन्होंने क्या नए निर्देश दिए हैं। हाँ, और याद दिलाना जरूरी है कि जो सत्येंद्र अंतिल का मूल 2022 वाला फैसला था, वो अपने आप में काफी बड़ा कदम था। हाँ, वो तो था। अनावश्यक गिरफ्तारियों को रोकने और जमानत प्रक्रिया को ठीक करने के लिए, खासकर सीआरपीसी की धारा 41A के मामले में कि भाई गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना जरूरी है। तो ये जो ताज़ा सुनवाई हुई वो इसी बात को देख रही थी कि 2 साल बाद भी उन निर्देशों का पालन हो भी रहा है या नहीं। तो क्या स्थिति है? मतलब सब ठीक चल रहा है या अभी भी दिक्कतें हैं? देखिए, जो एमिकस क्यूरी हैं, श्री सिद्धार्थ लूथरा, उनकी रिपोर्ट बताती है कि तस्वीर थोड़ी मिली जुली है। अच्छा। ज्यादातर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट्स ने तो कहा है कि हाँ, हम पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ढिलाई भी दिखी। जैसे मिजोरम ने अपना हलफनामा थोड़ी देर से दिया और लक्षद्वीप ने तो मतलब कमाल ही कर दिया। उन्होंने मई 2023 वाला पुराना हलफनामा ही दोबारा जमा कर दिया। अरे हाँ, तो कोर्ट ने उसे बिल्कुल नाकाफी माना। तो ये दिखाता है कि लगातार निगरानी तो चाहिए ही। सही बात है। अच्छा, तो अब आते हैं उन खास मुद्दों पर जिन पर कोर्ट ने ज्यादा ध्यान दिया। एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आई कि पुलिस जो है वो सीआरपीसी धारा 41A के नोटिस भेजने के लिए व्हाट्सएप जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रही है। ये तो तेज तरीका लगता है ना? हाँ, तेज तो शायद हो, पर कानूनी तौर पर सही नहीं है। और यहाँ कोर्ट का रुख एकदम साफ और सख्त है। उन्होंने कहा है ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। धारा 41 है सीआरपीसी, जो अब नई संहिता बीएनएसएस में धारा 35 है, उसके तहत नोटिस सिर्फ कानून में बताए गए तरीकों से ही तामील होने चाहिए। यानी वो व्यक्तिगत रूप से देना या जो रजिस्टर्ड पोस्ट वगैरह है? हाँ बिल्कुल, व्यक्तिगत रूप से या फिर कानून में जो दूसरे तरीके दिए गए हैं, व्हाट्सएप, ईमेल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक तरीका, वो इसके लिए मान्य नहीं है। लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आज के डिजिटल जमाने में कोर्ट पुराने तरीकों पर इतना जोर क्यों दे रहा है? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब है, पर यहाँ कोर्ट एक बुनियादी चीज को बचा रहा है, वो है प्रक्रिया की निष्पक्षता और आरोपी के अधिकार। जब नोटिस व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है तो ये पक्का होता है कि हाँ, उसी व्यक्ति को मिला है, उसे समझने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात, उसकी प्राप्ति का एक ठोस रिकॉर्ड होता है। हाँ, ये बात तो है। इलेक्ट्रॉनिक में वो पक्का नहीं होता। बिल्कुल, उसमें ये गारंटी हमेशा नहीं रहती। कोर्ट ने देखिए हरियाणा के एक स्टैंडिंग ऑर्डर का जिक्र भी किया। अच्छा। जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक तामील की इजाजत दे दी थी, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 2 पुराने फैसलों का हवाला देते हुए उसे गलत ठहराया। कौन से फैसले? एक राकेश कुमार वाला और दूसरा अमनदीप सिंह जोहर। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही उन फैसलों को सही माना था। तो मुद्दा सिर्फ सुविधा का नहीं है, ये पूरी कानूनी प्रक्रिया की विश्वसनीयता का सवाल है। यानी कानूनी प्रक्रिया की शुचिता वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। हाँ। और कोर्ट ने ये बात सिर्फ धारा 41 या 35 तक ही नहीं रखी है। अच्छा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साफ निर्देश दिया है कि वे स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करें कि गवाहों को बुलाने के नोटिस, यानी धारा 160 सीआरपीसी या 179 बीएनएसएस, हाँ। और दस्तावेज पेश करने के नोटिस, यानी धारा 175 सीआरपीसी या 195 बीएनएसएस, हाँ। ये भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से नहीं भेजे जा सकते। मतलब एक रूपता लाने की कोशिश है? हाँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो नोटिस वाली बात तो साफ हो गई, लेकिन सिर्फ नियम बनाने से तो काम नहीं चलता। जमीन पर इनका पालन हो ये कैसे पक्का होगा? क्या कोर्ट ने इसके लिए भी कुछ कहा? हाँ, और ये सुनवाई का दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कोर्ट ने एक संस्थागत निगरानी तंत्र, मतलब एक इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाने पर बहुत जोर दिया है। ये क्या है? सभी हाई कोर्ट्स को निर्देश दिया गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए या तो खास समितियां बनाएं, या अगर पहले से हैं तो उन्हें सक्रिय करें। अच्छा, हाई कोर्ट के स्तर पर समितियां? जी, और इन समितियों को हर महीने बैठक करनी होगी। वो अपने राज्य में देखेंगी कि निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, और फिर रिपोर्ट जमा करेंगी। हर महीने? हाँ, हर महीने। ये सिर्फ एक बार का काम नहीं है। कोर्ट एक लगातार चलने वाली निगरानी प्रक्रिया स्थापित करना चाहता है। तो ये एक बड़ा कदम है। हाई कोर्ट्स को काफी सक्रिय होना पड़ेगा। अच्छा, एक और मुद्दा विचाराधीन कैदियों, मतलब अंडर ट्रायल प्रिजनर्स या यूटीपीज की रिहाई से जुड़ा था। हाँ। सुनने में आया कि आधार कार्ड वेरिफिकेशन के आधार पर उन्हें पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का कोई सुझाव था। उसका क्या हुआ? हाँ, ये एमिकस क्यूरी का एक काफी अच्छा सुझाव था, और नालसा यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी इस पर ध्यान दिया है। विचार यह है
कि बहुत से यूटीपीज सिर्फ इसलिए जेल में बंद रहते हैं क्योंकि वो जमानतदार नहीं ला पाते, करीब होते हैं। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। तो क्या आधार से उनकी पहचान पक्की करके उन्हें निजी मुचलके पर, मतलब पर्सनल बॉन्ड पर रिहा किया जा सकता है? ये एक अहम सवाल है, लेकिन कोर्ट ने माना कि इस पर अभी और गहराई से सोचने की जरूरत है। मतलब इसके सारे पहलुओं पर विचार करना होगा, इसलिए इस मुद्दे को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया है। अगली सुनवाई कब है? वो 18 मार्च 2025 को तय है, तो तब शायद इस पर और स्पष्टता आए। ठीक है, तो इसका इंतजार रहेगा। आखिर में अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन नए निर्देशों का पालन नहीं करते तो क्या कोर्ट ने कुछ सख्ती दिखाई है इस बार? हाँ, इस बार कोर्ट का रवैया काफी सख्त लग रहा है। ज्यादातर मामलों में पालन करने के लिए 3 से 4 हफ्ते की साफ समय सीमा दी गई है। और लक्षद्वीप के मामले में जहां वो पुराना हलफनामा दिया गया था, वहां तो कोर्ट ने खास चेतावनी दी है। कहा है कि अगर 2 हफ्ते में सही और विस्तृत हलफनामा नहीं आया तो उनके मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। अरे वाह, मतलब मामला गंभीर है। बिल्कुल, इससे साफ पता चलता है कि कोर्ट इन निर्देशों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र अंतिल मामले में अपने पुराने निर्देशों को फिर से लागू करवाने पर जोर दिया है। जी। नोटिस भेजने के सही कानूनी तरीके अपनाने होंगे, व्हाट्सएप जैसे शॉर्टकट नहीं चलेंगे। हाई कोर्ट की समितियों के जरिए निगरानी को और मजबूत किया गया है। हाँ, और वो आधार वाली रिहाई का मुद्दा अभी विचाराधीन है। सही। और ये सिर्फ वकीलों या जजों के लिए जरूरी नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, इसका सीधा असर आम नागरिक पर पड़ता है कि भाई जांच के दौरान पुलिस आपसे कैसे संपर्क करेगी। धारा 41A का नोटिस तो बहुत आम है। हाँ, किसी को भी मिल सकता है। तो ये पूरी कवायद इसलिए है ताकि हमारा न्याय सिस्टम खासकर गिरफ्तारी और विचाराधीन कैदियों के मामले में ज्यादा निष्पक्ष, मानवीय और कुशल तरीके से काम करे, जैसा कि अंतिल फैसले का मूल मकसद था। ये प्रक्रियात्मक न्याय की बात है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है। कोर्ट एक तरफ तो प्रक्रिया की शुचिता के लिए पारंपरिक नोटिस पर जोर दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS है, उसकी धारा 532 खुद अदालती कार्यवाही, मतलब ट्रायल वगैरह में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के इस्तेमाल की बात करती है। हाँ, ये एक दिलचस्प बिंदु है। तो सवाल ये है कि आपराधिक न्याय प्रणाली में टेक्नोलॉजी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब दक्षता भी बढ़े, लेकिन साथ ही साथ लोगों के अधिकार और उचित प्रक्रिया से कोई समझौता भी ना हो। ये संतुलन कैसे बनेगा? ये शायद भविष्य की एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल सही कहा, ये संतुलन खोजना बहुत जरूरी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।